अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकॉनमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से, वो ये कि जापान बैंक के डीजी से जो है वो मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब की। ये बड़ी खुशाइन बात है, खासकर इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो है वो बढ़ाने पर इतफाक़ किया गया है। ऑफ कोर्स जापान एंड पाकिस्तान एक बायलैटरल रिलेशंस स्ट्रॉन्ग होंगे, इन्वेस्टमेंट आएगी तो पाकिस्तान में हम कह सकते हैं इनोवेशन की तरफ काफ़ी काम होगा। और ख़ासकर जापान के हवाले से अगर बात की जाए तो वहाँ की अपनी जो एक इकॉनमी है फ्लरिश कर रही है, जिसका इम्पैक्ट यकीनन पाकिस्तान अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखें या ख़ासकर इन द वे ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर इन द वे ऑफ अगर हम देखें कि ऑटो सेक्टर के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उनकी तरफ से जो है वो इनोवेशन के तौर पे पाकिस्तान आ सकती हैं। तो आज इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ साथ हम एनर्जी पॉलिसी के हवाले से बात कर रहे हैं। मच अवेटेड, जो हमने तकरीबन 2 मंथ से इस बात का वेट कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी 2025 का जो इजरा है वो कर दिया है। अच्छा, इसमें जो इसका बाकायदा इफ्तिताह हुआ है, इससे क्या क्या होगा, इस पॉलिसीज़ के जो एक हम कह सकते हैं जो बुलेट्स हैं वो क्या क्या है। ख़ासकर 30% ऑफ न्यू व्हीकल्स जो है वो सोल्ड हो जाएंगी इन और ये तमाम जो है वो इलेक्ट्रिक कार्स पे ट्रांसफ़र हो जाएंगी 30%, यानी कि ईवी कार्स की जो एक पेनिट्रेशन है वो पाकिस्तान में बढ़ जाएगी और 2030 तक ये तमाम चीज़ें जो है वो सामने आएंगी। इसके हवाले से आज डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि इससे पर एनम यानी कि एनुअली हमारे पास 2.07 बिलियन लीटर्स पेट्रोल सेव होगा। ये भी बहुत खुशाइन बात है। खासकर हमारा जो इंपोर्ट बिल है उसके ऊपर एक अच्छा सा जो हम कह सकते हैं कि इंपोर्ट बिल जब कट ऑफ होगा तो हमारे लिए जो फिस्कल डिसिप्लिन है वो मैनेज होगा। साथ साथ हम इस मामले में भी एक बेहतरी की तरफ जा सकते हैं कि कार्बन एमिशन के हवाले से क्या होगा। तो कार्बन एमिशन 4.5 मिलियन टन्स जो है वो कम होगा और ख़ासकर इससे जो हेल्थ केयर रिलेटेड कॉस्ट है वो कितनी कम हो जाएगी, वो तकरीबन 405 मिलियन पर ईयर हमारे बचेंगे हेल्थ केयर के हवाले से। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही एक हम कह सकते हैं जामिया प्रॉपर इकदाम है जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज ईवी पॉलिसी का इफ्तिताह किया। 2050 तक फिर 2060 तक अलग प्लान्स बनाए हुए हैं और ख़ासकर 100% कार जो हैं वो ईवी पर आ जाएंगी बाय 2060। तो इसकी ये तो ऑफकोर्स प्लानिंग अब फाइनली, जो हम कहते थे ना कि प्लानिंग 5 साल की ना हो, 10 साल की ना हो, प्लानिंग ईयर्स एंड ईयर्स की हो, तो अब हम ये देख रहे हैं कि अब 2025 में हम 2060 तक की प्लानिंग कर रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड साइन। आज ईवी पॉलिसी के हवाले से बात करेंगे। साथ साथ हम जुलाई में जो डॉलर इन्फ्लोज़ हैं यानी कि जो गैर मुल्की आमदन है वो तकरीबन 59% इजाफा जो है इसमें देखा गया है। तकरीबन 69 करोड़ 50 लाख डॉलर तक जा पहुंची है। ये बहुत ही एक और हम कह सकते हैं कि अच्छी न्यूज़ है जो हमें मिल रही है आज के दिन। ख़ासकर जुलाई में जो एक ये इन्फ्लोज़ बढ़े हैं, इससे क्या क्या फ़ायदा होगा आज हम ये भी डिस्कस करेंगे। और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे जो ये एक न्यूज़ आई है तो इससे क्या फ़ायदा होगा। अच्छा, इसके साथ साथ कम शरह सूद के बायस हम देख रहे हैं यानी कि जो खासकर इंटरेस्ट रेट में कमी देखी गई है, तो इसमें जो ऑटो फाइनेंसिंग है उसके नंबर्स बढ़ चुके हैं। आज ये भी डिस्कस करेंगे। 285 अरब 60 करोड़ जो है वो रुपए तक पहुंच चुकी है। इट मीन्स कि ये भी बड़ी खुशाइन बात है। 285 अरब 60 करोड़ रुपए ऑटो फाइनेंसिंग में। इससे पहले आपको याद होगा ऑटो फाइनेंसिंग में काफ़ी कमी देखी गई थी और अब हम देख रहे हैं इसके अंदर इजाफा देखा गया है। इट मीन्स कि हमारे पास इंटरेस्ट रेट के कम होने से बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने आई है। एक रिपोर्ट देखते चलते हैं ऑटो फाइनेंसिंग के हवाले से, फिर वापस आते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। ऑटो फाइनेंसिंग मईशत में सारिफीन की क़ुव्वत खरीद बढ़ाती है, गाड़ियों के फरोख्त में इजाफा करती है, सनती पैदावार, रोजगार और टैक्स आमदन में इजाफा करके मुआशी सरगर्मियों को फरोग देती है। वतन अजीज में रवां माली साल के पहले माह में ऑटो फाइनेंसिंग की आदाद शुमार ने मुल्क की मईशत पर सारिफीन के बढ़ते हुए एतमाद और साजगार माली हालात की अक्कासी की है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक गाड़ियों की खरीदारी के लिए लिए गए कर्जे 285 अरब 60 करोड़ रुपए तक पहुंच गए, जो जून के 276 अरब 60 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ये मुसलसल 8वां महीना है कि ऑटो फाइनेंसिंग में इजाफा देखा गया है। जून 2024 में शरह सूद 22% थी, जो अब 11% तक आ गई है। इस कमी ने कारों की कीमतों में हालिया इजाफे के असरात को कम करने में मदद दी है। कार लीजिंग के शोबे में सख्त शराइत के बावजूद जुलाई में गाड़ियों के फरोख्त में नुमाया बेहतरी देखी गई। सिर्फ एक माह में 11,034 यूनिट फरोख्त हुए, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 28% ज्यादा है। माहिरीन इस इजाफे को कम महंगाई, वसीतर मॉडल्स की दस्तयाबी और बेहतर कर्ज के माहौल से जोड़ रहे हैं। ये रुझान न सिर्फ ऑटो इंडस्ट्री के लिए हौसला अफजा है, बल्कि मईशत में तलब और सरमायाकारी के बढ़ने का इंदिया भी देता है।
अच्छा, हम देख रहे हैं अब ईवी कार्स के हवाले से बात हो रही है और ऑटो फाइनेंसिंग भी आपने देखी बढ़ चुकी है, तो यहाँ पर तकरीबन 1,16,053 जो ईवी बाइक्स हैं वो भी हमने देखा कि इस ईयर 2025 एंड 2026 में जो टारगेट रखा गया कि इसमें होंगी। और साथ साथ जो रिक्शाज हैं यानी इलेक्ट्रिक रिक्शाज हैं उसमें भी इजाफा हुआ है तकरीबन 3,171। इट मीन्स के ये फैसिलिटेट हुए हो चुके हैं और इसके ऊपर मजीद जो है वो काम हो रहा है। आज ये भी डिस्कस करेंगे। वी हैव अ गेस्ट ओवर जूम, हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद अकमल साहब। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अकमल साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। क्या कहेंगे अकमल साहब? सबसे पहले हम ऑटो फाइनेंसिंग के हवाले से बात कर रहे हैं। ऑटो फाइनेंसिंग बढ़ चुकी है, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे इंटरेस्ट रेट कम हो चुका है। इट मीन्स कि पाकिस्तान में अब बाइंग जो एक पावर है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे? बहुत जबरदस्त और खुशाइंद बात है। इससे जो है ना हमारे दो सेक्टर्स को जो है वो फायदा होगा। एक तो हमारा बैंकिंग सेक्टर जो कि ऑलरेडी पहले अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर आप स्टॉक मार्केट के इंडेक्स में भी देखें तो उसमें भी बैंकिंग कंपनीज का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। तो इससे जो है वो जो बैंकिंग सेक्टर है उसको बड़ा जो है ना फायदा होगा। दूसरा फिर हमारे जो ऑटोमोबाइल था, आपने देखा पिछले जो है वो साल में या 2 साल जो गुजरे हैं उसमें इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था और इंटरेस्ट रेट जो है तकरीबन 22% को टच कर चुका था। तो गाड़ियां जो है वो फाइनेंसिंग का कोई सोच भी नहीं सकता था। मतलब इस हद तक जो है वो इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो गए थे। अब चूंकि एक तो 11% के ऊपर हमारा इंटरेस्ट रेट आ गया है, तो मेरे ख्याल में उसकी वजह से अब ये जो गाड़ियों के ऊपर जो फाइनेंसिंग का जो जो इम्पैक्ट आया है उससे हमारी ऑटोमोबाइल की जो इंडस्ट्री है वो बहुत ग्रोथ करेगी। और हमारी ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री में माशाल्लाह इतना स्कोप है कि हमारी एक जो कंपनी है वो तो जापान को कारें जो है ना वो असम्बल करके एक्सपोर्ट भी कर रही है। तो इससे न सिर्फ ये कि हमारी लोकल यूटिलाइजेशन में इजाफा होगा विद इन द इंडस्ट्री, बल्कि जो है वो हमारी एक्सपोर्ट्स में भी ये अच्छा कंट्रीब्यूट करेंगी। तो ये तो दो सेक्टर्स की बात हो गई। और उसके बाद फिर जो आम पब्लिक को रिलीफ हासिल होगा, आसानी से वो गाड़ियां हासिल करेंगे, उसके लिए भी बड़ी जो है ना वो प्लानिंग और चेंज की है। मतलब मुख्तलिफ जो है ना, इससे पहले आपने देखा था कि लीजिंग कंपनीज जो थी या बैंक्स जो है वो लोन देते थे और लोग जाके ऑटोमोबाइल वालों से परचेज करते थे। अब जो है वो बाकायदा जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या जो व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो खुद जो है वो इस चीज को ऑफर कर रही हैं कि आप आए हमारे से गाड़ी लें, इतने परसेंट आप पेमेंट करें, उसके बाद इतना इतना जो है वो अमाउंट दें और उसके बाद गाड़ी ले जाएं। और मल्टीपल कंपनीज ने ये ऑफर खुद भी की है। तो उससे जो है ना वो गाड़ियों की ओवरऑल सेल में भी इजाफा हो रहा है और विद इन दी कंट्री भी अगर मैं बात करूं तो लोगों का लाइफ स्टाइल भी चेंज हो रहा है। लोगों को जो है वो गाड़ी की सहूलत मैसर आ रही है जो पहले जो है वो उनकी कैपेबिलिटी नहीं थी किसी भी गाड़ी को लेने की। और उसमें खास तौर पे अगर मैं बात करूं जो दरमियाने लेवल की जो गाड़ियां हैं, 1300 सीसी की गाड़ी हो गई या एसयूवीज जो आजकल आई हुई हैं, तो ये बड़ी इसमें पॉपुलर जा रही हैं। और उनकी वजह से जो है वो हमारी इंडस्ट्री में भी आप देखें अच्छा है और लोगों का मयार जिंदगी भी बुलंद हो रहा है और एम्प्लॉयमेंट जो है वो उसकी अपॉर्चुनिटीज भी विद इन दी इंडस्ट्री भी जनरेट हो रही है। और विद इन दी कंट्री भी हमारी ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ जो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है उसमें दोनों शोबे भी जो है ना वो अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और आवाम की खुशहाली के लिए भी रास्ते जो मैसर आते जा रहे हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने अकमल साहब कि वाकई ऑटो सेक्टर के ऊपर काफ़ी काम भी हो गया है और फाइनेंसिंग के हवाले से जो चीज़ें हैं वो बहुत अलाइन हो रही हैं। वहीं हमने ईवी पॉलिसी के हवाले से भी प्राइम मिनिस्टर साहब का इनिशिएटिव देखा और आज इफ्तिताह हो चुका है, यानी कि बाकायदा इफ्तिताह है 2025 ईवी पॉलिसी का। क्या कहेंगे, इतने ज़बरदस्त इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं और ख़ासकर जो हम कह सकते हैं कि फ़ीमेल्स के लिए भी उन्होंने एक पॉइंट रखा है, वो ये कि ये पॉलिसी जो है वो तकरीबन हम कह सकते हैं 25% सब्सिडी जो है वो रिजर्व की गई है फीमेल्स के लिए यानी कि विमेंस के लिए। और उनको जो है वो ताकि अफोर्डेबल और इको फ्रेंडली मोबिलिटी फराम की जाए। इसके हवाले से ही बताएगा कितना ज़्यादा ये एक पॉलिसी जो है वो गेम चेंजर साबित होगी। और ईवी कार्स के ऊपर ऑलरेडी 2030 तक तकरीबन तकरीबन हम कह सकते हैं 30% जो कार्स हैं वो शिफ्ट हो चुकेंगी यानी कि 2030 के अंदर। तो कितना इंपॉर्टेंट होगा ये? बिल्कुल आपकी बात बजा है। देखें इसमें इस वक्त जो ये जो आखिरी के 4-5 साल चल रहे हैं ना, ये फ्यूल वाली गाड़ियों के ये आखिरी 3 या 4 साल हैं। उसके बाद आपको जो है ना ऑन रोड पाकिस्तान भी और दुनिया भर में भी आपको सारी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स ही नजर आएंगी। तो उसमें जो है ना ये बजा तौर के ऊपर इसको फॉरवर्ड थिंकिंग अप्रोच हम कहते हैं। और सबसे ज्यादा पाकिस्तान आपको पता है माहौलियाती आलूगी की वजह से कितना ज्यादा मुतासर है। सैलाब और बारिशें वगैरह जो है ना वो बेमौसम हो रही
रही हैं, आजकल भी जो है ना वो सैलाब आए हुए, अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए। तो ये सारे का सारा इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए, ग्रीन ग्रीन जो जो इन्वायरमेंट है उसको प्रमोट करने के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का जो इकदाम उठाया गया है ये बहुत ज़रूरी है। और उसमें फिर अगेन जो खवातीन को 25% की जो है ना वो स्पेशल उनके लिए रखा गया है। तो ये एक जो हमारे यहाँ पे पहले इससे देखा गया था कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का जो इम्पैक्ट था वो काफ़ी ज़्यादा था, और मर्दों को बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा ऊपर का जो है ना वो प्रोटोकॉल दिया जाता था। तो ये सारा उन चीज़ों को एलिमिनेट करने के लिए मल्टी जो टारगेटेड अप्रोच है हुकूमत की, दैट इज़ वेरी अप्रिशिएबल कि उसमें एक तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रहे हैं जो कि दुनिया भर में अडॉप्ट की जा रही है। और हमारे यहाँ अगर आप देखें तो रोड्स के ऊपर भी जो है वो अब ई बाइक्स ही नजर आना शुरू हो गई है। छोटी सी मैं आपको एक मिसाल देता चलूं कि पिछले साल तक जो है ना वो लोग पंखे, अगर आप देखें तो आम पंखे जो है ना वो इस्तेमाल करते थे। उसके बाद फिर वो डीसी फैंस का जो जमाना आया तो सिर्फ एक साल के अंदर अंदर ही जो है वो जी जी। मुख्तलिफ जितने भी पंखों के मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने अपने रूटीन के जो ट्रेडिशनल पंखे हैं वो उनकी मैन्युफैक्चरिंग ही बंद कर दी है। अब बना ही वो जो है ना वो यही वाले पंखे रहे, डीसी पंखे। तो इसी तरीके से जो ईवी की जो पॉलिसी आई है तो आने वाले 2 या 3 सालों में इट विल नॉट टेक मच टाइम, इसमें जो है ना इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जिस तरीके से लोगों के लिए आसानी पैदा हो रही है, किसी किस्म का कोई धुआं नहीं है, कोई पोल्यूशन नहीं है, और राइट। बहुत ही मतलब स्मूथली जो है ना वो, चाहे अगर मैं मोटर बाइक की बात करूं उसकी ड्राइविंग बड़ी स्मूथ है, उसमें फिर लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो विद इन 1 और 2 ईयर जो है ना वो आप देखेंगे कि कम अज कम मोटर बाइक्स और ये जो ऑटो रिक्शाज हैं ये तो रिप्लेस हो ही जाएंगे। उसके बाद फिर लग्जरी गाड़ियां जो हैं या कार्स वगैरह हैं उनको हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए, 2 3 4 साल। लेकिन ये दो चीजें जो है ना जो है वो इसमें मैं देख रहा हूँ कि आने वाले 1 या 2 साल में आपको पेट्रोल वाली जो है वो शायद ही कोई मोटरसाइकिल जो है वो ऑन ग्राउंड नजर आए, क्योंकि वो हमें अफोर्डेबल ही नहीं बनेगी। अफोर्डेबिलिटी का भी मसला है, जिस तरीके से पेट्रोल की प्राइसेस हैं तो और आम लोगों को आवाम भी भी जो है ना यही वो जाहिर है सोचती उसमें है कि इंटरेस्टिंग नजर आता है। एक्सपेंडिचर कंट्रोल रहें आपके आपके जो हम कह सकते हैं कॉस्ट है वो थोड़ी लो हो, अफोर्डेबल हो, और ख़ासकर जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हो। तो ये एक अच्छा पैकेज है जो सब इसको अवेल करना बिल्कुल। चाहते हैं। अच्छा अकमल साहब, और मैं फॉरेन इन्फ्लोज के हवाले से पूछना चाहूँगी। ख़ासकर हम डॉलर इन्फ्लोज भी देख रहे हैं, इजाफा देखा गया है जुलाई मंथ में, और ख़ासकर तकरीबन हम कह सकते हैं 59% का इजाफा है। क्या कहेंगे कितना एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी तकरीबन 69 करोड़ 50 लाख डॉलर तक जहाँ पहुंची है फॉरेन इन्फ्लोज एक महीने के अंदर? कितना इंपॉर्टेंट है ये, और इस पे कितनी इनिशिएटिव्स लिए गए, गवर्नमेंट ने कितना इसके ऊपर कीन होकर काम किया, और क्या ये स्टार्ट है, नेक्स्ट मंथ और भी इजाफा हो सकता है इन द मीन्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, ये तमाम फॉरेन इन्फ्लोज मिला के? पाकिस्तान जो है ना वो यंग लोगों का जो है वो मुल्क है। यहाँ पे आपको पता है आबादी हमारी जो है वो 60% से ज्यादा जो है वो यंग है। और पिछली हुकूमतों की आप थोड़ा सा ओवरलुक करना कह रहे हैं, जिसकी वजह से हम अपनी यूथ को जो है वो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाए। हालांकि ह्यूमन रिसोर्सेज या ह्यूमन कैपिटल भी जो है ना, जिस तरह मशीनें आपका एसेट है, जिस तरह जमीनें आपका एसेट होती हैं, जिस तरह ज्वेलरी आपका एसेट होती है ना, तो उसी तरीके से जो ह्यूमन कैपिटल है ना वो भी एक बहुत बड़ा एसेट समझा जाता है, जिसमें पाकिस्तान माशाल्लाह बहुत ही खुद कफील है। तो उसमें हमारे यहाँ पे लोकली भी हमारे जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, और बाहर बैरून मुल्क जाकर भी सर्विसेज दे रहे हैं, और यहाँ से हमारे ऑनलाइन सर्विसेज भी दे रहे हैं, जिसकी वजह से डेफिनेटली हमारी रेमिटेंसेज जो है ना वो ग्रोथ के ऊपर है। लास्ट ईयर जो है वो तकरीबन $38 बिलियन की जो है वो आई है। इस मरतबा सिर्फ एक महीने में तकरीबन $3.2 बिलियन की जो है वो बाहर से हमारे पास इनफ्लोज आए हैं। और इसमें बतदरीज इजाफा होगा। और मैं मेरा जो जो राइट। जो समझना है, मेरा जो ख्याल है, इस साल में मैं $45 बिलियन का जो फिगर है वो क्रॉस होते हुए देख रहा हूँ। फॉरेन रेमिटेंसेस का जो पाकिस्तान जो है उसको बासानी $45 बिलियन तो क्रॉस कर लेगा। उसमें जो है वो जो रिसेंटली जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की हैं, खास तौर पे जो जो ये जो ऑनलाइन जो सॉरी ओवरसीज पाकिस्तानी जो हमारे रहते हैं उनको हमने यहाँ पे अपने अट्रैक्शन दी है, अकाउंट्स उनके ऑनलाइन खोले हैं, फौरी तौर के ऊपर अमाउंट ट्रांसफर करने
की फैसिलिटीज हैं, सऊदी अरब और जो हमारे अरब कंट्रीज हैं, वहां से जो है ना वो इमीडिएटली पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उससे हमारे हुंडी और हवाले के जो कारोबार को जो डेंट लगा है, वो उसने जो है ना इसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है दूसरे नंबर के ऊपर। क्योंकि पहले लोग जो है ना वो टाइमली बेसिस के ऊपर होता नहीं था, वो वहां से रेमिटेंसेस भेजते थे और हफ्ता हफ्ता लग जाता था। तो अब जो है वो चूंकि चीजें सारी ऑनलाइन हो गई हैं और विद इन आवर्स जो है वो चीजें ट्रांसफर हो जाते हैं पैसे, तो अब जो है इसकी वजह से रेमिटेंसेस जो है ना वो लोग ऑफिशियल चैनल से भेजने में ज्यादा आसानी महसूस कर रहे हैं। और इसमें आने वाले वक्तों में बतदरीज जो है वो इजाफा होता जाएगा। और इस सिलसिले में हमें मजीद इकदाम भी करने की जरूरत है, ताकि लोगों की जो है ना इस तरफ एजुकेशन हो। जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, खासतौर पर मिडिल ईस्ट में जो हमारी लेबर क्लास वहां पे वर्क कर रही है, उनको भी अगर हम एजुकेट करें कि जी इस तरीके से आप पैसों को यहाँ पे रेमिटेंसेस को ट्रांसफर करें, तो मेरे ख्याल में 45 बिलियन क्या 50 बिलियन तक भी हमारी जो रेमिटेंसेस है वो पहुंच सकती हैं। और ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बस एफडीआई की बात करूं, बिल्कुल लास्ट आपने सही फरमाया अकमल ईयर साहब। एक मैं आपसे और सवाल करती चलूं, बस वो ये कि वजीर आजम साहब की जापान बैंक के डीजी से मुलाकात हुई है, कैसा लग रहा है ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज? जहां हम रीजन के अंदर इतनी अपॉर्चुनिटीज ले चुके हैं, वहीं अब हम आउट ऑफ द रीजन भी अपने जो गोल्स हैं वो सेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, एक एक चीज जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि इस वक्त खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप साहब के आने के बाद जो ट्रेड के जरिए जो है वो मुल्कों को कंट्रोल करने का एक ट्रेंड शुरू हुआ है। वो उसके बाद हर एक मुल्क जो है ना अपना अपना मुआशी फायदा देख रहा है। और इसमें जो है ना मैं खिराज तहसीन पेश करूंगा जो हमारे सिपह सलार है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, कि उन्होंने किस तरीके से चाइना को और अमेरिका को साथ लेके चले। तो ये पॉलिसी बड़ी जबरदस्त है। और जापान के साथ अब वजीर आजम साहब की मुलाकात, दैट इज ए मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। इसमें कोई शक नहीं है कि जितने भी ज्यादा ममालिक हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो जापान हो, राइट। हर एक मुल्क के साथ हमने ट्रेड करना है, हर एक मुल्क के साथ कारोबार करना है। और ये जो रिसेंट जो मुलाकात है उसमें जापान के साथ हमारी बड़ी पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। हमारे यहाँ पे जापान के मुकाबले में लेबर सस्ती है, तो कई सारी ऐसी जो है ना वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं जो बिल्कुल। जापान जो है वो हमारे यहाँ पाकिस्तान में जापान के जो इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री वगैरह को लगा कर यहाँ पे मैन्युफैक्चर करके आगे सेल कर सकते हैं। साथ ही साथ वो जो डोनाल्ड ट्रंप की वजह से जो टैरिफ का इम्पैक्ट आ रहा है, उसकी वजह से चाइनीज जो है वो हमारे यहाँ बड़े अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि चाइना के ऊपर भी हमसे ज्यादा टैरिफ है। तो वो भी जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगा रहे हैं कि पाकिस्तान से हम लगाएंगे, और पाकिस्तान का चूंकि टैरिफ कम है तो पाकिस्तान से चीजें एक्सपोर्ट करेंगे। तो वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज जो है ना वो आते हुए वक्तों में मैं देख रहा हूँ। और इसको राइट। जिस तरीके से हमारे वजीर आजम साहब और सिपा सलार साहब ने इसको इनकैश किया है, और जिस तरीके से मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लेके चल रहे हैं कि ये सबके साथ बहुत हमारी दोस्ती है, फिनोमिनल है। बहुत बेहतरीन जबरदस्त है। बिल्कुल चौधरी साहब, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि एक फिनोमिनल अप्रोच की गई पाकिस्तान की जानिब से। हम कह सकते हैं वर्सटाइल जो है वो ऑप्शंस लिए जा रहे हैं, और ख़ासकर ये भी देख रहे हैं कि हम तमाम जो कंट्रीज़ हैं और तमाम हमारे जो सेक्टर्स हैं उनको ज़्यादा हम कैसे डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। थैंक यू सो मच अकमल साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। 100 इंडेक्स अपडेट्स देखते चलते हैं, हमारे पास क्या अपडेट्स हैं, लेट्स हैव अ लुक। 100 इंडेक्स में सबसे पहले ओपन हुई मार्केट 1,48,435.06 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट गई 1,49,237.91। लोअर वाज 1,47,337.02 एंड फाइनली क्लोजर 1,47,494.03 यानी कि 941.03 का डिक्लाइन आज की मार्केट में देखा गया। देयर इज अ से कि अब मंडे अगर मार्केट जो है वो थोड़ा सा डाउन परफॉर्म करती है तो पूरा हफ्ता ऐसा ही लगता है। तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि इस वीक थोड़ा सा डिप्रेशन देखा जा रहा है। बट एनी हाउ अगर हम देखें मार्केट के सेंटिमेंट्स वाइज तो मार्केट में अभी भी बहुत पोटेंशियल मौजूद है, और ऑफ कोर्स प्रॉफिट टेकिंग को रूल आउट नहीं किया जा सकता, तो प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं साथ। एनडीएमए की जानिब से 23 अगस्त से 30 अगस्त तक
बिजली के पोल को मत छुएं। दरख्तों या ऐसी जगहों पर खड़ा होने से गुरेज करें जहां आसमानी बिजली गिरने के इम्कानात ज्यादा हों। बच्चों को दरियाओं या नदी नालों के करीब मत जाने दें। खास तौर पर सयाह जब भी शुमाली इलाका जात का रुख करें तो सियाहती हदायत को मद्देनजर रखें। मुहतात रहें, महफूज रहें। वेलकम बैक नाजरीन। हम देख रहे हैं खासकर क्रेडिट कार्ड्स की जो एक पेनिट्रेशन है वो पाकिस्तान में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड्स के ज़रिए ख़रीदारी और ख़ासकर जो एक पेमेंट सिस्टम है यानी कि पेमेंट्स करने का जो एक मोड है वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू हो रहा है। इट मीन्स कि इसमें इजाफा हुआ है पाकिस्तान में ये चीज़ यानी कि कैशलेस हम कह सकते हैं इकॉनमी के हवाले से जो बात हो रही थी जिसके ऊपर जोर दिया जा रहा था और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये इनिशिएटिव लिया था। लास्ट वीक आपको याद होगा एक इजलास भी हुआ था और उसमें ये कहा जा रहा था किसी ना किसी तरीके से ऑनलाइन पेमेंट्स को फरोग देना है यानी कार्ड के थ्रू होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, किसी ना किसी तरीके से आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि आपने पेमेंट की और ये पर्सन है और इसने पेमेंट की। तो दिस इज़ वेरी गुड कि खासकर टैक्स के हवाले से जो एक टैक्स कलेक्शन है इस निज़ाम में भी बेहतरी आएगी और क्रेडिट कार्ड के थ्रू हो रहा है तो ऑफकोर्स ये ट्रांसपेरेंसी इन दी इकॉनमी के लिए बहुत बेटरमेंट साबित होगा। आज इसके हवाले से हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। गवादर पोर्ट के हवाले से बताते चले आपको सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने की जो एक अमली इक़दाम हैं वो जारी कर दिए गए हैं। खासकर गवादर पोर्ट को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। अब ये सोलर पैनल्स पे पहले ही हम देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में इस चीज़ पर गौर किया जा रहा है। रेजिडेंशियल हो या इंडस्ट्रीज़ हो वो इसके ऊपर शिफ्ट ओवर इख्तियार कर रही हैं। किसी न किसी तरीके से बिजली की बचत की जा रही है कि एनर्जी भी सेव करनी है और इन्वायरमेंट के इशूज़ भी सॉर्ट आउट होंगे। जितना ज़्यादा आप फ्यूल कंजम्पशन करेंगे उतना आपकी जो एक कार्बन एमिशन है वो होगा। तो ये तमाम चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल हैं। वहीं गवादर के अंदर जो कि एक हम कह सकते हैं कि हमारा डीप सी पोर्ट है वहाँ पे शमसी तवानाई यानी कि सोलर जो एक एनर्जी है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। आज ये भी हम बात करेंगे और नेपरा का सिंगल सिस्टम ऑपरेटर फ्रेमवर्क पर काम शुरू हो चुका है। क्या फ़ायदा होगा इससे और सिंगल सिस्टम का मतलब ये है कि एक ही वन विंडो काइंड ऑफ थिंग। तो इसके ऊपर बात करेंगे नेपरा ने कितना काम इसके ऊपर जो है वो होमवर्क किया हुआ है और आने वाले दिनों में इसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे। एंड पाकिस्तान में जो क्रिप्टो करेंसी है इसके हवाले से मज़ीद जो है वो आपको बताते चलें कि पाकिस्तान में क्रिप्टो समेत जो वर्चुअल एसेट्स हैं उसको कानूनी करार देने पर गौर किया जा रहा है। अब जब आपके तमाम जो लॉफुल एक्ट्स होते हैं वही इसके ऊपर लागू होंगे तो ये इस पर गौर किया जा रहा है और यकीनन जब आप पेमेंट करते हैं तो अभी तक इसको कोई सीरियस नहीं लेता है कि वर्चुअल करेंसी है या क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन जब ये आपके इसके ऊपर लॉज बाय लॉज हो जाएंगे तमाम चीज़ें तो इसके ऊपर लोगों की सीरियसनेस वाज़े तौर पे दिखाई देगी। इन पर बात करेंगे। हमारे साथ ओवर जूम मौजूद हैं डॉक्टर उस्मान चौहान साहब। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? सबसे पहले ख़ास कर हम बात कर रहे हैं ऑन पेमेंट्स की यानी क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू जो पाकिस्तान में पेमेंट करना है अब उसको ज़रा थोड़ा सा एक मामूल बनता जा रहा है। ये ख़ासकर ख़रीदारी हो या कोई चीज़ जो है वो हमें पेमेंट करनी हो तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को फ़रोग दिया जा रहा है। क्या कहेंगे? मैं तो कहूँगा जी कि एक बहुत अच्छा कदम है ये। कंज्यूमर्स के मतलब शहरियों के हिसाब से भी एतबार से भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। उनको सहूलत मिलती है क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हुए, ना तो कि अपने जेब में इतना ज़्यादा रकम लेके फिर रहे हों, वो सहूलत नहीं होती। दूसरी चीज़ है कि ये सरकारी एतबार से भी बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि इससे आप बेहतर मुआयना कर सकते हैं अपने पूरे निज़ाम का, अपनी मईशत का, जिससे कि महसूलात एक तरफ, लेकिन साथ साथ आप ये पेश गोई भी कर सकते हैं, फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं, थोड़ा सा बेहतर समझ सकते हैं कि आपकी मईशत किस जानिब जा रही है। जब इक्तिसादी हालात बेहतर हो रहे हैं तो आप देखेंगे इसमें एक अरूज होगा, या फिर अगर मुश्किलात का सामना मतलब आप बेहतर जब समझते हैं अपने सारे इंतजामिया को, अपने निज़ाम को, तो फिर आप बेहतर फैसले भी कर सकते हैं। तो ये सबके लिए एक अच्छी चीज़ होगी कि हमें कैशलेस इकॉनमी की तरफ जाएं। बाकी दुनिया भी जा चुकी है और वो बिल्कुल ठीक है और वो बहुत मज़े से इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें QR कोड डिस्प्ले होंगे आउटलेट्स पे, अब ये कंपलसरी हो गया है।
कैशलेस इकोनॉमी को फ़रोग देना है, ये भी अब बात है। ख़ासकर ट्रांजैक्शंस इकोनॉमी की जो है वो ख़ासकर बिजनेसेस की जो एक ट्रांजैक्शंस हैं उसको ऑनलाइन कर लें, या चीज़ें जो हैं अब अलाइन होती हुई बिजनेसेस के लिए ख़ासकर ज़रूरी करार दे दी गई हैं। और अगर हम बात करें, आपने महसूलात यानी टैक्स के हवाले से बात की, तो टैक्स के निज़ाम में भी बेहतरी आई है। इस बार 7 मिलियन तकरीबन जो है वो हमारे पास फाइलर की तादाद हो चुकी है, और अभी जब सितंबर एंड तक ये जो है वो फाइलिंग ईयर क्लोज होगा यानी कि डेडलाइन होगी, तो फिर मजीद जो हमारे सामने नंबर्स हैं वो आ जाएंगे। कैसा लग रहा है खासकर ये तमाम जो इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिए, और दूसरा टैक्सेशन के हवाले से, और तीसरा ये कि जो कैश का फ्लोट है हमारे पास, जो कहते हैं ना कि कैश बहुत ज़्यादा फ्लो करता है हमारे पास इन दी पाकिस्तान इकोनॉमी, तो ये एक सिस्टम जो है वो थोड़ा सा इससे हट के जो है वो अनकन्वेंशनल से चीज़ें राइज होने जा रही हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने। हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी बहुत बड़ी है और इसके काफ़ी सारे नुकसानात होते हैं। एक तो इससे गैर कानूनी चीज़ें ज़्यादा आसानी से लोग कर सकते हैं, जो बदमाश टाइप होते हैं, वो हम नहीं चाहते। दूसरी बात यह है कि हमें सही समझ नहीं आती, हमें मतलब वो आम फ़हम बातें नहीं होती, जो कि अवाम इस्तेमाल किस तरह से कर रही है, उनकी क्या ज़रूरियात है, हमें उनका कोई हिसाब किताब नहीं रहता। तो इनफॉर्मल इकोनॉमी से हटने पे इस सरकार ने, इस हुकूमत ने इसको बहुत फ़रोग़ दिया है और इसको अव्वलीन तरजीह दी है कि हम जल्द अज जल्द कैशलेस इकोनॉमी की जानिब पहुँचे, गामजन हों। और मेरे हिसाब से जो बुनियादी चीज़ें हैं वो इधर मौजूद हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। मतलब कितने लोगों के पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, कितनी कितने मतलब रकबे में आपको सिग्नल्स आराम से आ जाते हैं फ़ोन पे, कितने लोगों ने स्मार्टफ़ोन्स इस्तेमाल किए जिसमें ऐप्स भी हो, ना सिर्फ वो पुराने डंब फ़ोन्स, लेकिन वो नए राइट। स्मार्टफ़ोन्स जिसमें बहुत सारी सहूलतें होती हैं। तो सारा चूँकि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, वो बुनियादी चीज़ें सब मौजूद हैं, तो अब ये ज़्यादातर कंज़्यूमर टेस्ट्स की बात होती है। लोग आदी नहीं होते इस तरह से बैंकारी निज़ाम को इस्तेमाल करते हुए। वैसे भी डिपॉज़िट ट्रेडिशनल बैंकिंग हमारी थोड़ी-सी कम है, मतलब शिरकत इसमें दूसरे ममालिक, जी जी। तिहाई दुनिया के ममालिक के मुकाबले में। लेकिन आप देखेंगे चूँकि ये अब इसको इतना ज़्यादा फ़रोग़ दिया जा रहा है, तो पाकिस्तान दूसरे ममालिक से आगे निकल जाएगा। क्योंकि एक तो आपके यंगस्टर्स बिल्कुल। बहुत हैं, मतलब यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो ये आपके पास इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि जिसकी वजह से आप देखेंगे जल्द अज़ जल्द इसमें तग़य्युर और तबद्दुल आएगा, मुस्बत किस्म का इंशाअल्लाह। राइट। अच्छा, मैं डॉक्टर उस्मान आपसे पूछना चाहती हूँ, खासकर गवादर पोर्ट में जो है वो सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने की जो इकदामात हैं वो जारी कर दिए गए हैं। गवादर पोर्ट जो है वो अब फाइनली सोलर के ऊपर आ जाएगा। और दूसरा ये कि हमारी जो ग्रीन एनर्जी का जो एक सब्सटेंस है वो भी अकम्प्लिश हो जाएगा। इसके हवाले से ही बताइए कितना इम्पॉर्टेंट है। और गवादर के अंदर ऑलरेडी आप वो एक हम कह सकते हैं कि पुराने तरीके से बिजली का निज़ाम देखना, इससे ज़्यादा बेहतर है कि सोलर जो हमारे पास ऑलरेडी सन मौजूद होता है 8 महीने 9 महीने प्रॉपरली, तो ये एक बहुत खुशाइन बात होगी। और इसका कितना ज़्यादा एक हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा क्लाइमेट के हवाले से भी, और हमारी जो एक एक्सपेंडिचर्स में बचत होगी। जी, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। एक लिहाज से पाकिस्तान में एक इनकलाब आया है पायदार तवानाई का, जिसमें शमसी तवानाई सबसे अहम है। और आपने बिल्कुल ठीक गवादर की मिसाल दी, लेकिन आपने ये भी कहा, दुरुस्त कहा, कि रेजिडेंशियल इस्तेमाल इसका, घरेलू इस्तेमाल इसका बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। बहुत जज्बे से लोगों ने लगाए हैं। अक्सर लोग ज़रूरत से ज़्यादा भी लगा लेते हैं क्योंकि ये एक पायदार तवानाई है शमसी। और मेरे हिसाब से अगर आप शमसी तवानाई, आबी तवानाई को साथ न्यूक्लियर भी अगर थोड़ा सा डालें, तो आपका जो इन्हिसार है दरामदाद बरामदाद, ये सारे इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स ऑफ एनर्जी पे, वो कम हो जाएगा। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला रहा है कि हम तेल जो है राइट। खुद तो इतना नहीं निकालते, निकालते हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। तो उसके ऊपर से इन्हिसार निकालना कि ये अरब ममालिक वगैरह से हम लाएं एलएनजी और क्रूड ऑयल और ये सारा, वो हमें नहीं चाहिए। इस अब पर शमसी डिपेंडेंसी तवानाई की कम हो चंद जाएगी। इनकाइस भी होते हैं, रात के वक्त नहीं चलता। बिल्कुल। शमसी तवानाई पे भरपूर मुकम्मल तौर पे आप इन्हिसार नहीं कर सकते, रात के वक्त नहीं होता सूरज। तो इसलिए आपको थोड़ा सा मतलब म्याना रवि वो तो ऑफ इख्तियार करनी कोर्स पड़ेगी। बैटरी बैकअप और होंगे, मेरे हिसाब से और जब इसके ऊपर काम होगा तो इसको भी जो है वो ज़रा ज़ेर गौर रखा जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। और इसको, इसमें जो जिस रफ्तार से इजादात और
बेहतरी आ रही है शमसी तवानाई में, कोई हद नहीं। मतलब अभी पिछले 5 सालों में जितनी तरक्की की गई है शमसी तवानाई के एतबार से, चीन में, अमेरिका में, यूरोप में, वो सारी चीज़ें यहाँ आराम से मिल जाती हैं। और मैं चाहूँगा कि हमारा बहुत ज़्यादा रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल इस्तेमाल हो, साथ में ये जिस तरह आपने कहा हवाई अड्डों वगैरह सरकारी महकमों में भी इसका इस्तेमाल हो। आप देखिए आपका बजट बदल जाएगा बिल्कुल, और एक बिल्कुल। बहुत अच्छे अंदाज से बदलेगा, क्योंकि ये इन्हिसार कोयले वगैरह पे नहीं होगा, जिससे कि आपके माहौलियाती एतबार से भी बहुत फवायद होंगे। अच्छा, उस्मान साहब ये भी बताइए कि पाकिस्तान में जो क्रिप्टो है या वर्चुअल करेंसी है, इसके हवाले से बहुत काम हो रहा है। अब हम देख रहे हैं कि स्पेशल एडवाइज़र टू वर्चुअल करेंसी बिलाल बिन साकिब साहब जो हैं वो ऑफ कोर्स इसके ऊपर काम कर भी रहे हैं। काफ़ी नए जो चीज़ें हैं वो ऐड ऑन करवाई गई हैं इन द एस्पेक्ट ऑफ वर्चुअल वर्ल्ड। तो आपको लगता है कि ख़ासकर इसको कानूनी करार देने पर भी काम हो रहा है और इस पर गौर हो रहा है, तो कितना इम्पॉर्टेंट है कि क्रिप्टो समेत तमाम जो वर्चुअल करेंसीज हैं उनके ऊपर एक तो बायलॉज तमाम चीज़ें मैटर करेंगी, और आने वाले दिनों में इसकी जो एक यूजेज है पाकिस्तान में वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जो कि एक प्रोफेशनल्स की तरह सामने आया है पूरी दुनिया पे वर्चुअल हब की बात करें तो। और अगर हम और कंट्रीज से कंपेयर करें तो कितना फ़ायदा होगा हमें इससे? हम एक हिसाब से तो हम इस दुनिया में दाखिल हो चुके हैं वर्चुअल एसेट्स जी। की, क्योंकि हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स ने बिटकॉइन और दूसरे क्रिप्टो करेंसीज में शिरकत काफ़ी अरसे से शुरू की हुई है, 5 साल 6 साल इस तरह से। और जैसे कि आपको मालूम है, मेरी 9 किताबों में से 4 जो हैं वो बिलखुसूस इसी मौजू पे हैं, क्रिप्टो करेंसीज, डिजिटल इकोनॉमी वगैरह पे। तो मैंने इसको बहुत करीब से देखा है, और मेरा ख्याल है कि ये बहुत खुश आइन बात होगी कि हम एक कानूनी इंतज़ाम बनाएं जिसके ज़रिए लोग बेफिक्र होकर इसमें शिरकत कर सकें, और बगैर किसी मुश्किल के, दिक्कत के। जी। और फिर अगर कोई उसमें मसाइल दरपेश होते हैं तो फिर कोई किस्म का हमारे पास निज़ाम हो जिससे कि लोग, जिस पे लोग इन्हिसार कर सकें। अब बात यह है कि हम, मेरी सबसे बड़ी फिक्र थी कि FATF जैसे इदारे जो हैं, जो कि खुलूस जी। से पाकिस्तान के साथ कभी नहीं उन्होंने बर्ताव किया, हमेशा उनका एक अपना ही उनके नदमूम इरादे थे, तो उन्होंने ये वर्चुअल एसेट्स में बहुत ज़्यादा काम 2018 के बाद किया था। तो मुझ राइट। में ये, मेरे दिल में ये फिक्र हमेशा थी कि वो इसके उसको इस्तेमाल करते हुए हमारे पीछे ना पड़े। अब चूंकि हम ये फ्रेमवर्क इतना मजबूत बनाना चाह रहे हैं और इंशाल्लाह बनाएंगे, तो इस हिसाब से फिर FATF इस तरह की गुंजाइश नहीं मिलेगी उसको गुंजाइश कि वो रहेगी हमारा नहीं। दोबारा से पीछा राइट। करे। ये बहुत जरूरी हो। बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव गवर्नमेंट की जानिब बिल्कुल से सही लिया कहा गया है। आपने। डॉक्टर उस्मान साहब आप हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस, थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। हम देख रहे हैं कि जहां वर्चुअल करेंसी पर इतना काम हुआ कि वर्चुअल माइनिंग के हवाले से या बिटकॉइन माइनिंग के हवाले से, तो वहीं हमारे पास बाय लॉज और रेगुलेशंस के हवाले से भी ऑफिशियली काम होता हुआ दिखाई दिया, जिसका इम्पैक्ट ऑफ कोर्स जैसे डॉक्टर चौहान साहब कहते हुए दिखाई दिए कि FATF इशूज़ थे या उस पर जो एक एक डर था वो अब तमाम चीज़ें वाइप आउट हो जाएंगी। तो दिस इज़ अ वेरी गुड साइन। कमोडिटीज़ अपडेट्स देखते चलते हैं, हमारे पास क्या अपडेट्स हैं। कमोडिटीज़ में सबसे पहले गोल्ड की पर तोला प्राइस इन द लोकल मार्केट 3,59,939 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 3,08,918 रुपीज़, इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर आउंस $3,387.34, ऑयल WTI पर बैरल $63.11, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $67.08। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर गोल्ड प्राइसेस में थोड़ा सा इजाफा देखा जा रहा है, वेयर एज अगर हम बात करें ऑयल प्राइसेस के हवाले से तो ये मोर और लेस थोड़ा सा एक कल जैसा ही एक इम्पैक्ट देखा जा रहा है। और साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पर कि इंटरनेशनली एस्पेक्ट क्या होंगे, तो इसका अगर इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस यूक्रेन एंड रशिया वार की वजह से थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि बढ़ते हुए भी दिखाई दे सकते हैं, जो कि ग्लोबल एनालिसिस मौजूद है। चलें जी, करेंसी रेट्स भी देखते चलते हैं, आज की अपडेट्स क्या हैं। करेंसी में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 327.46, सेलिंग वॉज 328.04। यूके पाउंड बाइंग रही 379.12, सेलिंग वॉज 379.8। US डॉलर बाइंग रही 281.75, सेलिंग वॉज 282.25 एंड लास्टली चाइनीज yuan बाइंग रही 39.38, सेलिंग वॉज 39.45।
ये थे करेंसी रेट्स। जीसीसी करेंसी अपडेट्स भी मौजूद हैं, आप देखें क्या हमारे पास आज के दिन की अपडेट्स हैं। सऊदी रियाल सबसे पहले बाइंग रही 75.1, सेलिंग वॉज 75.23। यूएई दिरहम बाइंग एट 76.72, सेलिंग वॉज 76.85। कतरी रियाल बाइंग रही 77.46, सेलिंग वॉज 77.59। एंड लास्टली कोयते दिनार बाइंग रही 922.83, सेलिंग वॉज 924.47। ये थे आज के अपडेट्स करेंसी के हवाले से। ओवरऑल हम देख रहे हैं कि रुपी एप्रिसिएशन डेली बेसिस पे देखी जा रही है, जो कि हमारी इकॉनमी के लिए और हमारे जो एक फ्यूचरिस्टिक अगर अप्रोच की बात की जाए तो ये इकॉनमी के लिए बहुत ही अच्छा साइन है कि हमारा रुपी अप्रिशिएट करे और डॉलर की डेप्रिसिएशन कंटिन्यूस रहे। तो वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि आने वाले दिनों में मजीद हम यही जो एक सिनेरियो है वो देखें। दैट्स इट। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।